तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2 राज्यों में चुनाव, जी हां, महाराष्ट्र और हरियाणा के सियासी जंग में क्या होगा हाल, सबसे बड़ा सवाल है ये। और इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की रहने वाली है, कैसे लोग अब मतदान डालना शुरू करेंगे। और सवाल ये भी है कि अगर ये नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा है तो इस परीक्षा में वो कहां पर पहुंच पाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का अगर जिक्र हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है जिसे कोई अपना बताता है, तो दूसरी तरफ पवार का पावर गेम मशहूर है। मराठा अस्मिता के नाम पर जंग लड़ी जा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से ये कम से कम उनकी चाहत है कि चौहान साहब के नाम पर कम से कम भ्रष्टाचार का जो दलदल रहा है उससे निकलने का एक मौका जनता उन्हें देगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में अब वोटिंग की शुरुआत महाराष्ट्र हरियाणा में। हरियाणा भी बहुत दिलचस्प होगा, क्या त्रिकोणीय जंग वहां पर होगी, बीजेपी, कांग्रेस और INLD। आपको बता दें, ये बार बार कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी चुनाव होने वाले हैं। ये सही साबित होगा क्योंकि जो नारा हरियाणा में दिया गया वो ये कि सोनिया और राहुल के नाम पर, हुड्डा के काम पर। लेकिन सोनिया और राहुल के नाम पर लोकसभा चुनाव में तो जनता ने नकार दिया था, क्या हुड्डा के काम पर यहां पर वोट पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जिस तरह से ताबड़तोड़ 33 रैलियां 13 दिन में नरेंद्र मोदी ने की हैं, क्या उसका असर दिखेगा। 288 सीटें महाराष्ट्र की जिन पर मतदान शुरू हो चुका है। ये देखिए कतार अब दिखाई दे रही है और सुबह सुबह जो जोश दिखाई दे रहा है बुजुर्गों में वो बहुत दिलचस्प है। और ये तस्वीरें तो एक तरह से सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बननी चाहिए। कम से कम महाराष्ट्र में हमेशा कहा जाता है कि मुंबई जैसे शहरों में लोग निकलते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें ड्राइंग रूम में कर लेते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में अब मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह सुबह का जोश देखिए, वहां पर पहले से ही बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं कि बस वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो और वो अपना मतदान डाल दे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और इसके साथ ही हरियाणा की 80 सीटों पर अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो आप देख रहे हैं शुरू हो चुकी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है इन तमाम जगहों पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर आप कहें तो महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या कांग्रेस अपने उस साख को बचा पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो दलदल लोकसभा में पूरी तरह से उन्हें डुबा गया, डर यही है कि वही इस बार भी परेशान कर जाए। लेकिन महाराष्ट्र में कौन, क्या शिवसेना और जो 25 साल पुराना गठबंधन टूटा है उसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच जो रिश्ते बिगड़े हैं और जो बीते दिन शाम तक एक दूसरे पर प्रहार हुआ है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब भी गए महाराष्ट्र उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे का सम्मान करता हूं। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतेन चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा, जहां भी रैलियों में गए 13 दिन में 33 रैलियां की और एक ही बात कहते चले गए कि मुझे सेवा का मौका दीजिए। अब जनता अपने नाखून पर लगी स्याही से ये तय करेगी कि वो सेवा का मौका उन्हें देने वाली है या फिर नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कहा जाएगा सब कुछ उन्होंने झोंक दिया है तो परीक्षा उन्हीं की है, इम्तिहान उन्हीं का है। बिल्कुल अंजना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो जो वादे उन्होंने किए थे, ये पहली परीक्षा उनकी मानी जा रही है कि नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा होगी। कितने सफल हुए इन 3 महीने की सरकार में। 3 महीने का वो कह रहे हैं कि 3 महीने हुए हैं, 100 दिनों में परखा गया उनको, तो वो एक परीक्षा होगी। अमित शाह की भी दूसरी परीक्षा है। अमित शाह क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। असली बात नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ वोट मांगे गए हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से ताबड़तोड़ रैलियाँ यहाँ पे की हैं, साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि आप मजबूत स्टेट में अगर हमको जितवाएंगे तो हम यहाँ कुछ कर पाएंगे। एनसीपी कांग्रेस की जो कारनामे थे उनके खिलाफ उन्होंने वोट मांगे, कि उनका जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ उन्होंने वोट मांगे। तो साफ तौर से नरेंद्र मोदी की परीक्षा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ वोट मांगे गए। बीजेपी यूनिट भी, क्योंकि कोई फेस नहीं था बीजेपी के पास महाराष्ट्र में, तो साफ तौर से नरेंद्र मोदी की एक मुद्दा थे यहाँ पे चुनाव में महाराष्ट्र में, और उन्हीं के नाम से नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा। बिल्कुल, सीधे रुख करते हैं सतेन चौहान का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतेन, हरियाणा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है।
मेरे काम पर और दूसरों के नाम पर ये लोग दूसरों का मतलब सोनिया राहुल उनके नाम पर जनता उन्हें ही वापस आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या असर दिखेगा उन रैलियों का जो यहाँ पर भी 10 रैलियां की हैं मोदी ने? देखिए अंजना, मोदी ने पहली बार हरियाणा में 11 रैलियां की हैं और हरियाणा की राजनीति से पूरी तरीके से मोदी परिचित हैं। अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर की हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की सीधी जो है टक्कर कांग्रेस और आईएनएलडी के साथ हरियाणा में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री हुड्डा भले ही ये कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन ये बिल्कुल आप मान सकते हैं कि 10 साल से सत्ता में है और 10 साल से सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी अपने आप हो जाती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करके अगर हम कई और पार्टियों की बात करें तो अंजना, यहां पर कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व शायद इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में है। जेल में उन्होंने अपनी जो है मेडिकल बेल तक की चिंता नहीं करी और वो मैदान में कूदे। हरियाणा जनहित कांग्रेस चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है, उनका भी अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव पर लड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हुड्डा की बात करें, अगर जीत गए तो बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे, उनका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। और सतेन सबसे दिलचस्प ये है कि वहां पर चौटाला साहब जेल से बाहर मेडिकल लीव पर आए और जनता से कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे लिए वोट कीजिए। अब जनता को तय करना है। हम चलेंगे वीरेंद्र गुनावत के पास भी, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं आज मतदान के पहले। अब की बार किसी महाभारत से कम नहीं रहा है, या फिर सही और सटीक शब्दों में मैं कहूं, सभी राजनीतिक दलों के लिए कम से कम ये चुनाव अब की बार किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। फिलहाल हमारे साथ मुख्यमंत्री हुड्डा जी मौजूद हैं। 10 साल आपने राज किया। हुड्डा साहब, मतदान शुरू हो गया है, क्या कहती हैं आपकी धड़कन है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार चल रहा है आपके दिल में? हमने 10 साल राज नहीं किया, हरियाणा की सेवा की है, हर वर्ग की सेवा की है। और जब मेरा राजनीतिक तजर्बा है, जिस प्रकार से मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ और 65 से ज़्यादा मैंने जनसभाएं की हैं, तो वो जिस प्रकार से समर्थन और सहयोग मिल रहा है लोगों का हर वर्ग का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब, चुनाव प्रचार की आप कह रहे हैं कि आपने 65 जनसभाएं की, जिले में गए, हलकों में गए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि बड़े बड़े नेता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े कद हैं, उन नेताओं ने जिस तरीके से जुबानी और जिस भाषा का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया है, आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, या फिर जो है राजनीति का स्तर डाउन जा रहा है? मैं यही कह सकता हूँ, गरिमाएं का उल्लंघन किया हुआ है, होना नहीं चाहिए राजनीति में। हमने तो कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल करी नहीं, लेकिन कैसे कई दफ़ा मैंने देखी जिन नेताओं की भाषा बोल रही है वो गरिमापूर्ण नहीं है। तो मेरा यही है कि राजनीति में गरिमाएं तो रखी जानी चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सारे दल, छोटे छोटे दल कई सारे आ गए हैं जो सीधे सीधे चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई अकेले लड़ रहा है, कोई मिलके लड़ रहा है। पहली बार महिलाओं की तादाद हरियाणा के चुनाव में, अब की बार सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है कि इससे कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो किसी तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, वोट तो जो आज़ाद भी लड़ रहे हैं, कुछ उनको भी मिलेंगी, लेकिन मुख्य तौर पे तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनको ही मतलब मेजर वोट शेयर जाएगा और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट शेयर आने वाला है। हुड्डा साहब, आपका दिल क्या कहता है? आप मतलब कहीं कोई किसी तरह की कशमकश, या कई बार आदमी हो जाता है कि भी आज जो है एक इम्तिहान होता है, राजनीति का लिए इम्तिहान होता है, पूरे 10 साल आप रहे हैं, तो कुछ लग रहा है आपको, कुछ हल्का भारीपन? देखो, जिस हिसाब से सहयोग मिल रहा है मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि जो 10 साल, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। क्योंकि 10 साल जो भी हमारी गवर्नेंस रही उससे लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो लगता है मेरे को गुड गवर्नेंस का भी लोग वोट देंगे। शुक्रिया सर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आश्वस्त हैं कि हरियाणा की जनता एक बार फिर से उनको ताज पहनाएगी और एंटी इनकम्बेंसी आप अक्सर चुनाव के प्रचार में हम सुनते हैं, प्रो इनकम्बेंसी हुड्डा साहब पहली बार बता रहे हैं। कैमरामैन ओम ब्रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, रोहतक, आज तक। फिर से जनता मुझ ही पर भरोसा करेगी, ये भरोसा है
हुड्डा साहब को। लेकिन सबसे दिलचस्प, सीधे वीरेंद्र गुनावत का रुख करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की जंग में इस बार बहुत दिलचस्प एक एंगल रहा और वो ये गुजराती वर्सेस मराठी। एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एक तरह से प्रतीक बन के अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जनता इसमें से क्या वो मराठी अस्मिता, क्या वो हिंदुत्व का एजेंडा जो कि इस गठबंधन के टूटने के बाद बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका क्या असर हो सकता है वीरेंद्र? अंजना, मुंबई की खास बात यह है कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ तमाम राज्यों से लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हिंदुत्व या फिर जो इसमें जो स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर जो राजनीतिक पार्टियाँ अपने कैंपेनिंग कर रही थी वो इतने यहाँ मायने नहीं रखता है। मुंबई वासियों को सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, यहाँ ज़रूरत की चीज़ें सामने हो, बुनियादी सुविधाएँ यहाँ होना चाहिए, ट्रेन समय पे चलना चाहिए, रोड सड़कें अच्छी होना चाहिए, या फिर यहाँ की जो सरकार है वो डेवलपमेंट करना चाहिए। इस वक्त मैं 187 कॉन्स्टिट्यूंसी कुलाबा में खड़ा हूँ, जहाँ सबसे हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ वोट डालने आते हैं। सबसे पहले अनिल अंबानी आते हैं, लेकिन आज अनिल अंबानी लेट हो गए हैं। क्या आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं। यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान हमने जो भीड़ देखी थी वो भीड़ की यहाँ कमी दिख रही है। धीरे धीरे यहाँ लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे सुबह का समय होता है, यहाँ सुबह के समय जो काउंटिंग होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन दोपहर के बाद भीड़ बढ़ती है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यहाँ लास्ट टाइम एनी शेखर कांग्रेस की जीत के आई थी, 39,000 वोट उनको मिले थे, लेकिन उनके सामने राज पुरोहित थे बीजेपी के। इस बार 14 कैंडिडेट खड़े हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से। कौन जीत के आएगा, कौन हारेगा, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। और अंजना, आपके सवाल का जवाब यही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 साल का रिश्ता टूटा है, 15 साल का रिश्ता टूटा है, और पहली बार ऐसा है कि समाज जिसमें कितना दम है वो आज दिखाने का दिन है। और ये वोट ईवीएम मशीन में जाकर दिखेगा कि किसमें कितना वाकई में दम है। लेकिन यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो अभी थोड़ी कम दिख रही है। अंजना, ये हमेशा कहा जाता है कि मुंबई की जनता उदासीन रहती है, कब जब वोट डालने का वक्त आता है तो लोग घरों में ही बैठ जाते हैं। लेकिन अभी बहुत वक्त है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, पूरा दिन है। और कम से कम आज तक पर यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। क्योंकि बाद में फिर कहाँ शिकायत का मौका मिलता है, शिकायतें बनकर ही रह जाती। लेकिन अशोक, बड़ी तस्वीर ये है कि गठबंधन दोनों टूटे ज़रूर हैं, रिश्ता जनता किससे जोड़ती है इस वक्त, ये पैमाना होगा नरेंद्र मोदी के लिए इस बात का भी कि जिस तरह से वो स्पष्ट बहुमत बार बार बोलते आए हैं, ये एक तरह से बताएगा कि क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका अस्तित्व कहां पर रह जाता है। बिल्कुल अंजना, सही बात है। अगर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तमाम चीज़ें उलट पलट कर दी थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बाकी स्टेट्स की बात हो, कोशिश यही थी कि अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत लेकर आए। यही मोदी चाह रहे हैं कि बहुमत देना, ताकि हंग देंगे तो दूसरे पार्टियों का समर्थन लेना पड़ेगा, काम नहीं कर पाएंगे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोदी ने यहाँ पे मांग किया था। अपनी सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना से उन्होंने गठबंधन तोड़ा। कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी यहाँ पर, और नरेंद्र मोदी ने यही मुद्दा उठाया भी कि जनता जो है हंग ना दे, पूरी संख्या उनको मिलनी चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए, ताकि कुछ कर सके बीजेपी। और अशोक, संघ का गढ़ यहाँ पर क्या हवा कहती है? देखिए, नागपुर संघ मुख्यालय यहाँ पर, लेकिन खास बात यह कि संघ चीफ जो है यहाँ पे मौजूद नहीं, मोहन भागवत। उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग चल रही है, भैया जी जोशी यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा जीतती रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में नितिन गडकरी यहाँ से लोकसभा जीते थे। बीजेपी के पास 10 जो सीटें हैं विदर्भ में, उनमें से 7 सीटें बीजेपी के पास है, 3 सेना के पास हैं। विधानसभा में बीजेपी यहाँ पे प्रभाव रखती है काफ़ी, कांग्रेस और बीजेपी, शिवसेना का यहाँ पे प्रभाव नहीं है। तो संघ नागपुर मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ ज़्यादा बीजेपी का प्रभाव लोकसभा में हमेशा नहीं रहा। यहाँ लोकल जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी उससे कांग्रेस जीती रही थी। इसी बार मोदी की लहर थी तो नितिन गडकरी यहाँ से जीते, काफ़ी मतों से जीते। तो संघ का एक अपना एक प्रभाव इस बार दिखाई देगा, क्योंकि संघ निकल कर के आया। लोकसभा में पहली बार निकला था, इस बार विधानसभा के चुनाव में संघ काफ़ी एक्टिव है लोकसभा के बाद।
जी, संजय कुमार जी, जाने माने सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार हमारे लिए आंकड़ों का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो सकता है। संजय कुमार जी, क्या तस्वीर दिख रही है? क्योंकि अभी तो बात शुरू होगी कि कितने लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, क्या हो रहा है, लेकिन जो लड़ाई महाराष्ट्र की इस बार हुई है, शायद तलवार की धार पर ऐसी जंग पिछले कई वर्षों से नहीं हुई थी वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब हमने देखा 15-20 सालों से वहाँ पे गठबंधन की राजनीति रही, दो बड़े गठबंधन चुनाव आपस में लड़ रहे थे। तो अगर दो गठबंधन चुनाव लड़ेंगे तो आपको वो तीखे तेवर कम नजर आएंगे, लेकिन जहाँ एक तरह से 5 कोणीय मुकाबला हो रहा है, 4 कोणीय मुकाबला गांव की कंस्टिट्यूंसी में, तो तेरा बाप मेरे बाप पे उतर आई थी तो बीते दिन। तो निश्चित रूप से जहां ज्यादा पार्टियां होंगी और स्टेक्स हैं बिल्कुल सरकार बनाने की, तो तीखे तेवर जरूर दिखाई पड़ेंगे, जो पिछले दिनों दिखाई पड़े चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान में। वोटर क्या सोचकर जा रहा है वोट डालने? अब मुझे लगता है कि जो आज तक ने कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण भी कराया था, उसके हिसाब से काफ़ी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भले ही 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वोटरों का रुझान, खास एकदम स्पष्ट रुझान बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता है। ऐसा आज तक द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दिखाई पड़ा। नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा, और उसी परीक्षा पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में। इस जंग में ये तय होगा कि जो स्पष्ट बहुमत लोकसभा चुनाव में मिले थे, क्या वही लहर महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बहती है? क्योंकि इससे पहले उपचुनाव ने कुछ और ही कहने की कोशिश की थी, और यही सबसे बड़ा इम्तिहान है नरेंद्र मोदी के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मौजूद है। कहां पर वोटिंग के लिए कितनी संख्या में लोग निकल रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हालांकि मुंबई जैसे शहर में, कोलाबा जैसी जगह पर उदासीन है, जहां से धीरेन्द्र गुनावत हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सीधे रुख करते हैं बालकृष्ण का, जो अब सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा की भी इस जंग में बिना चेहरे के साथ बीजेपी उतरी है, लेकिन वहां भी वो कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। क्या होता दिख रहा है? और मतदान की कतार काफी लंबी दिख रही है आपके पीछे। देखिए, पहला सवाल तो अंजना ये है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत पाए या नहीं पाए, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी इस बार अपने चुनाव में जो हरियाणा में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने को तैयार है, और बीजेपी ये उम्मीद भी कहीं ना कहीं लगाए हुए है कि हो सकता है वो अपने दम पर सरकार बना पाए। हालांकि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला और ट्रायंगुलर फाइट ज़्यादातर जगहों पर है। जो इंडियन नेशनल लोकदल है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो जीने मरने का सवाल है, क्योंकि उसके दो नेता, जो 2 बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे वो जेल में हैं। जो दूसरे बेटे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, तो उनके लिए तो जीने मरने का सवाल है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बहुत जोश दिखता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। हालांकि कोई चेहरा नहीं है। अगर आप किसी से पूछें बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि अगर आपकी इतनी सीटें आती हैं तो कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी की वेव के ऊपर, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दम पर यहां पर एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर आप देखें लोकसभा की सीटों के हिसाब से देखें, 7 सीटें जीती थी यहां पर लोकसभा में बीजेपी ने, और उसके हिसाब से देखें तो 48 सीटें बनती हैं। यानी स्पष्ट बहुमत अगर उस हिसाब से देखें तो बीजेपी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की उम्मीद कर रही है। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं भी मिले तो ये बात बिल्कुल तय दिखती है अंजना, जैसा कि आपने कहा कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी करने की उम्मीद यहाँ पर लगाए है। लोगों को ये उम्मीद है। अगर आप लोगों से सड़कों पर बात करें, जो वोटर्स हैं उनसे बात करें, तो बहुत सारे वोटर्स का ये कहना है, बावजूद इसके कि जो रैलियों में अलग अलग बातें कही गई, उनका कहना है कि उनको लगता है कि INLD और बीजेपी चुनाव के बाद गठजोड़ करेंगे और जिसकी सीटें कम होंगी वो मिलजुल कर सरकार बनाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे थे कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं सरकार चले या फिर तिहाड़ जेल में बैठा कोई शख्स यहाँ पर शासन करे। तो ये बहुत दिलचस्प है, ये जो INLD और बीजेपी का अगर लोगों में ये भ्रम एक तरह से हो जाए संजय जी कि गठबंधन बाद में कर सकते हैं, पुराने साथी हैं, उसका क्या असर होगा? नहीं, ऐसा भ्रम अगर हो जाए तो निश्चित रूप से पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, दोनों पार्टियों को, जिसके बारे में लोगों के बीच में अगर भ्रम पैदा हो। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने पूरे कैंपेन, दोनों पार्टियों ने, जिसका जिक्र अभी हमने किया, INLD या बीजेपी, दोनों पार्टियों ने इस बात का कभी कोई एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि अगर बल्कि नरेंद्र मोदी ने मन से खूब दहाड़ा है चौटाला के खिलाफ, और साफ साफ कहा कि आप चाहते हैं कि तिहाड़ जेल से आपका मुख्यमंत्री हो, काम कौन करेगा काम। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी आपकी सेवा करेंगे, यानी कहीं ना कहीं संकेत। लेकिन इसी पर फिर प्रहार करते हैं हुड्डा, कहते हैं कि मुख्यमंत्री वो थोड़ी है, मुख्यमंत्री तो कोई और मिलेगा, वो तो प्रधानमंत्री है। अब जल्दी से एक बार धीरेन्द्र आपके पास आते हुए, एक और भ्रम
जो कि बहुत बड़े पैमाने पर, चूंकि महाराष्ट्र का मैंने भी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात की, कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई मिल गए हैं। कितना महत्वपूर्ण ये हो सकता है? लोगों को ये लग रहा है कि अंडरकरंट है, पोस्ट पोल मिल सकते हैं। धीरेन्द्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। नहीं, बिल्कुल आ रही अंजना, बिल्कुल आ रही आवाज। ठीक है, बोले। नहीं, आपके सवाल का जवाब ये है कि अभी भी बहुत स्पेकुलेशन अभी दिख रहा है कि हो सकता है कि अंदर बातचीत चल रही है। राज ठाकरे ने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी बातचीत उद्धव ठाकरे से हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, तबियत की खैर खबर पूछी थी, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि उद्धव ठाकरे आगे से अलायंस के लिए प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। लेकिन बातचीत जरूर हुई है। प्री पोल अलायंस अभी तक संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन पोस्ट के बाद यानी चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आते हैं उसके बाद क्या होगा, इसके लिए उन्होंने अभी तक वो दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, लेकिन खुल के ये नहीं कह रहे कि हम दोनों अभी साथ हैं। तो देखना ये होगा कि चुनाव के बाद दोनों भाई क्या साथ में मिलते हैं या अभी भी अलग अलग राह पे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तो जो होगा पोस्ट पोल ही होगा धीरेन्द्र। लेकिन सबसे दिलचस्प यही है, महाराष्ट्र में कोई दरवाजा किसी पार्टी का, जब से गठबंधन टूटा है, अलग अलग हुआ है, कम से कम दरवाजा कोई भी बंद नहीं कर रहा है। दरवाजे तमाम खुले हुए हैं और यही शायद अब महाराष्ट्र की राजनीति का हिस्सा भी होगा, क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर खंडित जनादेश के वक्त पर यही करना भी पड़ेगा, हाथ में लाना ही पड़ेगा सरकार बनाने के लिए।